हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 और जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि अभी एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग अभी और करेंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन अनटच नहीं रखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करने हैं। तो 2 सीरीज़ मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम का तुम लोग को बताया है ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोर और लेस तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन भी इन्हीं के आसपास घूमते रहेंगे। एक लेक्चर अभी उस प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर मैं और लेकर के आऊँगा, बट पहले कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो तुमको जैसे मैंने कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस इन दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, और अब तक हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में था। आज हम लोग शुरू करेंगे एटॉम के न्यूक्लियस के बारे में, और क्या क्या चीज़ें से पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के जो भी लेक्चर्स इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक किए हैं सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट करो। क्या करना है तुमको, बस चैनल में जाना है, वीडियोस पे क्लिक करना है और सारे लेक्चर ऑर्डर वाइज नंबर वाइज करके रखे हुए हैं। तो नंबरिंग की हुई है चैप्टर्स के अंदर लेक्चर्स की, उन नंबरिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है, हम बीच में हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस 5 मिनट में ध्यान से चैनल को चेक करोगे, सब कुछ तुम्हें अपने आप क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर कौन से लेक्चर किस जगह पर रखे हुए हैं। ठीक है, चलो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग को पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इसकी बात पहले तुमको बता दूँ। एक तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस हो गया, अच्छे से जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, साइज़ क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस से क्या होती है, मास डिफेक्ट का इसमें क्या रोल होता है बाइंडिंग एनर्जी में, एंड देन आफ्टर द न्यूक्लियर फोर्स। जैसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनको करने के लिए बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट को हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलते ही शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले तो जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि न्यूक्लियस के खोज का जो क्रेडिट है वो हम लोग किसको देते हैं, एक बहुत ही कमाल के फिजिसिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस का जो पोजीशन आज हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, एटम का एक रफ स्ट्रक्चर क्या होता है, एक जो हमारे दिमाग में एक इमेज बना हुआ है एटम का कि चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होगा, बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा। ये स्ट्रक्चर की जो शुरुआत है वो इन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स हुई थी, द फेमस रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हम सब जानते हैं। रदरफोर्ड का एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, या हिंदी में कहो तो रदरफोर्ड के अल्फ़ा किरणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। 1913 के आसपास ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो कॉन्क्लूज़न हमने ड्रॉ किया रिज़ल्ट क्या क्या मिले, इसे याद होगा क्या होता है अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि गोल्ड फॉइल पर हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट करवाते हैं, फिर उन अल्फ़ा पार्टिकल के साथ क्या होता है उसको चेक करते हैं। मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल अनडेविएट होकर निकल जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत डेविएट होते हैं, और बहुत कुछ बहुत ही कम बहुत ज़्यादा एंगल पर डेविएट होकर चले आते हैं। तो इन सब रिजल्ट से हमने एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से एक एटम का जो जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, एक एटम का स्ट्रक्चर बेहद कॉम्प्लेक्स होता है,
मगर जो एक जनरल स्ट्रक्चर एटम का हम जानते हैं कि इसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, बीच में न्यूक्लियस, इसकी शुरुआत ये स्ट्रक्चर का एक खाका इसी एक्सपेरिमेंट से हमारे पास सामने आया। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस में हमको बहुत कुछ जानना है कि न्यूक्लियस में कंपोजिशन क्या होता है, क्या उसका रिलेटिव डायमेंशन होता है, तो हम चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड के इस बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट में एक बात निकल कर सामने आई कि जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस लगभग 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। और मैं ये बता दूं कि 10⁻15 मीटर को बेटा हम लोग 1 फर्मी कहते हैं। ठीक है, तो फर्मी जब मैं बोलूँगा समझना ये होता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो किसी एक एटम के वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम लगभग इस रेंज में होता है। ठीक है, 10⁻12 या 10⁻15 भी कहीं कहीं भी लिखा होता है, तो लगभग दोनों सेम ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक न्यूक्लियस का वॉल्यूम सोच सकते हो कि एक एटम के वॉल्यूम का कितना गुना है, 10⁻12 गुना होता है। तो एक एटम का जो मोस्ट पार्ट है, मोस्ट पार्ट ये एम्प्टी होता है, हॉलो होता है। ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी क्लियर हो गया था कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो पार्ट है वो हॉलो होता है। और जो न्यूक्लियस है जिसकी खोज इस एक्सपेरिमेंट में हुई, उसका साइज़, उसका डायमेंशन, उसका वॉल्यूम पूरे एटम के कंपैरिजन में बेहद कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12। ठीक है, लेकिन मास की अगर बात किया जाए, वॉल्यूम तो बहुत कम है, एक एटम की तुलना में न्यूक्लियस बहुत छोटी सी एंटिटी है। लेकिन अगर मास की बात करोगे तो मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम होता है। सोचो, वॉल्यूम तो 10⁻12 है, लेकिन मास 99.9% लेके बैठा हुआ है। इसीलिए तो जो अल्फ़ा पार्टिकल, अब सोचो कि इतना छोटी सी जगह में इतना पूरा मास अगर समाया हुआ है तो कितना डेंस होगा, वो कितना कॉम्पैक्ट एंटिटी होगा, कितना रिजिड होगा, कितना दृढ़ होगा। यही वजह है कि इतने हाई एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल जब जाते हैं, और अगर कुछ, सब तो नहीं, कुछ जो न्यूक्लियस के आसपास जाते हैं, उससे इंटरेक्ट करते हैं, उनका डेविएशन बहुत तगड़ा हो जाता है। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल एक तो पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से इतनी एनर्जी, तो ये जो न्यूक्लियस है उसमें इतना डेंस होगा, तभी वो इतने हाई एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल को डेविएट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ही सारे खुलासे हुए कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मास बहुत कॉम्पैक्ट होता है, साइज़ बहुत कम होती है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हॉलो होता है। ये सब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की देन है। तो ये तो हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि एटम के मास का लगभग 99.9% लेकर के बैठा होता है। थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल मास इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है, जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है। ठीक है, अब डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो कि बहुत ज़्यादा होती है, देख ही सकते हो, इतना सा वॉल्यूम मगर इतना सा मास, वॉल्यूम तो इतना सा है मगर मास पूरा लेके बैठा हुआ है। तो डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियस, ये ऑर्डिनरी मैटर जिसके हम यूज टू हैं, पानी, लोहा, लकड़ी, वॉटेवर जो हम यूज़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये न्यूक्लियस से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो हमको याद होना चाहिए कि न्यूक्लियस में क्या चीज़ कैसे होती है। बाकी हमको पता ही है कि न्यूक्लियस में इस कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, मुझे ज़रा तुम लोग बताना कि ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का खोज का क्रेडिट किसको मिलता है? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स? जैसे मैंने बोला कि भाई न्यूक्लियस की खोज का क्रेडिट
रदरफोर्ड को देते हैं। वैसे ही जरा मुझको तुम लोग बताना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय हम लोग किसको देते हैं और किस सन में किया था, नाम क्या था उनका, जरा मुझको बताना, मैं देखूँगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कंपोजिशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, न्यूक्लियन। तो अगर मैं कभी न्यूक्लियन बोलूँगा तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इसको हम लोग मास नंबर से ही पुकारते हैं, ठीक है। तो ये तो एक न्यूक्लियस के बारे में रफ जानकारी होगी जो हमको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूँ कि हम लोग जो एटम और न्यूक्लियस में जब एंटर करते हैं तो ये पार्टिकल्स बड़े छोटे हैं, इनका मास बहुत कम है। इनके मास को हमको यूज़ करना होता है फ्रिक्वेंटली, बहुत जगह इसको यूज़ हम लोग करेंगे। तो अब इनके मास को यूज़ कैसे किया जाए, मास तो बहुत छोटा होता है, तो किलोग्राम और ग्राम इनके लिए यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इनके लिए एक दूसरी यूनिट को हम लोग खोजते हैं जिसको ही हम लोग को यूज़ करना है। उस यूनिट को हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यू से एब्रीविएट करते हैं। अब ये क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे तुमको मैंने बताया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पूरा एटम है, न्यूक्लियस है, इनके मास बहुत छोटे होते हैं। इनको किलोग्राम ग्राम में एक्सप्रेस करना बड़ा ही इनकन्वीनियंट होगा, बहुत ही असुविधाजनक होगा। तो हम लोग जैसे इसके पहले के चैप्टर को मैंने पढ़ाया था कि छोटी एनर्जी में जूल के बदले इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब मास कम होता है बच्चों, वहाँ पे किलोग्राम और ग्राम की जगह हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। बहुत कम भी, मैं शायद गलत वर्ड बोलो, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग यूज़ करते हैं इनके मास को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये होता क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। 6C12 कार्बन के एक एटम का जो मास होता है, 6C12 कार्बन समझाते हो, तो 6C12 कार्बन एटम का जो एक एटम का मास होता है, उस मास को नहीं, उस मास का जब हम 1/12 करते हैं, 1/12 6C12 कार्बन एटम लिया, उसके हमने 12 भाग कर लिए, उसके 12 भाग कर लिए, तो एक भाग को हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 1U इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मैं डेसिमल के केवल 4 प्लेस तक की लिख रहा हूँ, उतना सफिशिएंट हमारे लिए। तो बच्चों इतने किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1U। ये इम्पॉर्टेंट है, इस रिलेशन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किलोग्राम को एटॉमिक मास यूनिट में चेंज करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब से आगे चैप्टर में, टॉपिक में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में जहाँ ही पढ़ेंगे हम लोग मास को ज़्यादातर इसी एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। एंड 1U इज इक्वल टू दिस मच ऑफ किलोग्राम। अब हमें अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को कन्वर्ट करना हुआ तो हमको अगर पता होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियस के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, यह मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें क्या नोट करना है। जैसे मान लो मैंने कहा कि मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों अगर किलोग्राम में कहूँ तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। डेसिमल के 4 पॉइंट तक लिख रहा हूँ। ये जो किलोग्राम में, इसको जब मैं एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.00727U, ठीक है। तो मास प्रोटॉन हमको याद होना चाहिए किलोग्राम में कितना है और इसकी एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू कितनी होती है। सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 1.6749 होता है इंटू 10⁻⁻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 
-27 किलोग्राम, और इसको अगर मैं निकालूँ तो 1.00866 यू के आसपास आता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में ही पता होना चाहिए और एटॉमिक मास यूनिट में भी पता होगा तो अच्छी बात है। वैसे कभी कभी दिया भी रहता है, नहीं दिया हो तो या तो अच्छी बात है। ठीक है, और वन अगर मन में है कि ये 1 AMU है क्या, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12, जिसको सॉल्व करने पे इतनी इसकी वैल्यू आती है। इलेक्ट्रॉन का भी लिख लिया जाए। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में जैसा कि हम जानते हैं 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसकी एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यू 0.0000055 एटॉमिक मास यूनिट होती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, तो एक बात और याद रखना कि इट इज़ 1/1837 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर तुमसे कोई पूछ लिया कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में रिलेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास का 1/1837 टाइम्स होता है, या 1840 भी कह सकते हो, राउंड फिगर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो हमको याद होने चाहिए। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं जिसका नाम होता है बच्चों मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सीधे पॉइंट की बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं, इससे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम क्या जानते हैं, तो आइंस्टीन ने बहुत पहले बताया था कि जो मास होता है वो एनर्जी का कंडेंस फॉर्म होता है। ठीक है, एनर्जी को हम लोग मास में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं विथ दिस इमॉर्टल फॉर्मूला E=mc²। ठीक है, तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब अगर मैं ये सोचूं कि यार ये भी तो मास है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, बहुत छोटा मास है मगर है तो अगर एक एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो कितनी एनर्जी मिलेगी। 1 किलोग्राम कन्वर्ट हुआ तो कितना मिलेगा, निकाल सकते हो। 10 किलोग्राम हुआ तो निकाल सकते हो। तो वैसे ही अगर हम ये याद कर लें कि एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो हाउ मच एनर्जी वी आर गोइंग टू गेट, वो हमको पता होना चाहिए। तो होता क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या समटाइम्स ओनली 931 भी हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इस फॉर्मूले से इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज़ द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग एटॉमिक लेवल पर अगर लगाएं, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, जब बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, मास में डिफेक्ट पढ़ेंगे, तो हमको पता होगा कि जो मास गायब होता है वो एनर्जी में चेंज करता है। इसी वैल्यू से कैलकुलेट भी करेंगे बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बच्चों मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्लियर है बात कि जब इतना मास, जिसको तुम बोलते हो एक एटॉमिक मास, एक परमाणु द्रव्यमान, जब एनर्जी में चेंज करेगा तो इतनी एनर्जी हमको मिलने वाली होती है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ है, मगर इसमें एक प्रॉपर्टी भी और बची है, वो है न्यूक्लियस का रेडियस, उसके वॉल्यूम की बात भी कर लेंगे। तो जल्दी तुमको इसमें जो चीज़ कॉपी करनी है कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, डू इट। अब चलते बच्चों थोड़ा सा हम लोग एक न्यूक्लियस के रेडियस की बात करेंगे और न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। ये दो चीज़ की बात हम लोग पहले कर लेते हैं। तो अब अगर मैं तुमको बताऊं कि एक न्यूक्लियस के रेडियस के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है, क्या कोई हमारे पास तरीका है कैलकुलेट करने का, तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी न्यूक्लियर रेडियस, जिसको हिंदी में कहोगे नाभिकीय त्रिज्या। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या का क्या कोई फॉर्मूला है हमारे पास, उसको हमको समझना है।
तो रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, हमने अल्फ़ा पार्टिकल को भेजा और हम इस बात में इंटरेस्टेड थे कि वो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नज़दीक जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम दूरी तक जाने की क्या उसकी क्षमता होती है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि एक गिवन एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, एक गिवन एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस के पास जाता है, वो जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, सोने की पतली पन्नी पर अल्फ़ा कणों की बमबारी करवाते हैं, याद आ रहा है कुछ। तो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल एक न्यूक्लियस से कितना नज़दीक चल जा सकता है। वहीं से न्यूक्लियस के डायमेंशन को हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद फिजिसिस्ट लोगों ने न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला ड्राइव किया, जो कि उस न्यूक्लियस के मास नंबर पे डिपेंड करता था। तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, फिजिसिस्ट लोगों के हिसाब से उसका फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल टू R नॉट A टू दी पावर 1/3, जहाँ R उस न्यूक्लियस का रेडियस है जिसका हमको फाइंड करना है। R नॉट एक कांस्टेंट है, हियर R नॉट इज़ अ कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 टू पावर -15 फर्मी के बराबर होती है, जो कि हर न्यूक्लियस पे सेम होगा। और ऑब्वियसली ए क्या है उसका, ए है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, जो क्या होता है सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो योगफल होता है वही हमारा क्या होता है, मास नंबर। तो फिजिसिस्ट लोगों ने बड़ा ही की कमाल का रिलेशन निकाला एक न्यूक्लियस के रेडियस के लिए, R इज़ इक्वल टू R नॉट A टू दी पावर 1/3। अब अगर यहाँ से वॉल्यूम मैं निकालूँ तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब करेंगे, तो पाई R क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई, इसका क्यूब किया तो क्या हो जाएगा R नॉट क्यूब एंड A। तो यहाँ से एक और कॉन्क्लूज़न मिला कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मास नंबर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना चाहूँ तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, उसका टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। और मास भी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, किस भाई न्यूक्लियस का मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मास नंबर के। जितना अधिक मास नंबर होगा उतना अधिक उसका मास होगा। और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, दिख ही रहे हो। तो होगा कि जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मास नंबर ऊपर और नीचे से ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा ही कमाल का हमको रिजल्ट देखने को मिलता है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो लगभग सभी न्यूक्लियस के लिए सेम होती है, क्या वो छोटा न्यूक्लियस हो या वो बड़ा न्यूक्लियस हो। तो न्यूक्लियर मटेरियल जो है, न्यूक्लियर मैटर जो है, उसकी डेंसिटी सभी के लिए लगभग सेम होती है। ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अभी तुमको मैंने कुछ देर पहले बताया भी था, इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं, कुछ एग्जाम में आए भी हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज़ पढ़ना होता है न्यूक्लियस के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों नाभिकीय बल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, नाभिकीय बल के बारे में हमें अब तक बहुत कुछ नहीं पता है। जैसे हम लोग कूलॉम्स लॉ फोर्स को अच्छे से जानते हैं, उसका मैथमेटिकल फार्मूला जानते हैं, डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करता है, सब जानते हैं उसके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं,
तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे नेचर के जो फंडामेंटल फोर्स हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल नेचर का बहुत फंडामेंटल फोर्स है। तो ये जो फंडामेंटल फोर्स हैं जो जो नेचर को कंट्रोल करते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला लोगों ने बहुत मेहनत करके ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। कूलॉम्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिज्म के बहुत से लॉ हम जानते हैं। लेकिन तुम बिलीव करोगे कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा हमको नहीं पता है। इनफैक्ट फिजिसिस्ट लोग अभी भी इस पर काम कर रहे हैं कि ये फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला तो आज तक है ही नहीं। मतलब कोई परफेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। लोगों ने अपने एक्सप्रेशन दिए हैं अलग अलग तरीके से, मगर एक बहुत परफेक्ट एक्सप्रेशन जो कहते हो कि यार जैसे ग्रेविटेशन का है, इलेक्ट्रिक फोर्स का है, वैसा नहीं है। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हो कि इट इज़ स्टिल अंडर रिसर्च। बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, इतना ही सिंपल तरीके से चेंज नहीं करता। होता क्या है, जब अभी न्यूक्लियर फोर्स की कॉन्सेप्ट आती कहाँ से है, सुनो। जैसे मान लो हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, सब कोई है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में पूरा अच्छे से फैले होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सभी फैले होते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन तो ठहरा बेटा अनचार्ज पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जो ये प्रोटॉन्स हैं उन पर तो चार्ज होता है, और इनके बीच एक तगड़ा रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो अब रिपल्सिव फोर्स लगने पर तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो सकता है। अगर प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो उतने छोटे से जगह में ये प्रोटॉन आएंगे कैसे, ये आपस में रिपेल करेंगे, तो बहुत वाजिब सा सवाल है, किसी भी छोटे बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर इतने छोटे से न्यूक्लियस में इसका आप डायमेंशन इतना छोटा बता रहे हैं, उसमें प्रोटॉन रह कैसे सकते हैं, जबकि उनके बीच एक तगड़ा रिपल्सिव फोर्स लगता है। कूलॉम्स लॉ पढ़े हम लोग, तो होता है बच्चों, बात बिल्कुल सही है कि प्रोटॉन जिसको को रिपेल करते हैं, लेकिन इनको डोमिनेट करने वाला एक दूसरा फोर्स भी होता है जो प्रोटॉन को बांध के रखता है। उसी फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, जो जनरली अट्रैक्टिव होता है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद रिपल्सिव भी हो जाता है, मगर जनरली अगर हम लोग बात करें कि एक न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है 10⁻⁻15 मीटर है, तो इतने दूरी में अगर दो न्यूक्लियन हैं, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियंस हैं अगर इतने दूरी में हैं, तो ये न्यूक्लियर फोर्स एकदम तगड़ा और डोमिनेट करता है। इस डिस्टेंस पर, जिसको हम लोग एक फर्मी भी कहते हैं ना, इस डिस्टेंस पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। एट 1 फर्मी डिस्टेंस इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो या जो ग्रेविटेशन फोर्स हो, वो फोर्स इस न्यूक्लियर फोर्स के आगे बहुत कम होता है। हालांकि जब डिस्टेंस बढ़ती है ग्रेटर देन 1 फर्मी, तो ये न्यूक्लियर फोर्स तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये फोर्स तो काम करते रहेंगे। तो याद रखना कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है, बहुत कम डिस्टेंस का फोर्स होता है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, तो तुमको ये सोचना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस स्टेबल रह कैसे सकता है। तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा फोर्स होना चाहिए जो प्रोटॉन को बांध के रखे, इस रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करे और प्रोटॉन को अट्रैक्ट कराए, ताकि वो न्यूक्लियस में साथ रह सके। उसी फोर्स को नाम दिया फिजिसिस्ट लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको अगर जान ले तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियर फोर्स का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो ये है बच्चों कि एक शॉर्ट रेंज्ड फोर्स होता है। मतलब ये फोर्स तभी काम करेगा जब डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होगी। मतलब जब ये न्यूक्लियंस इतने कम डिस्टेंस पर आएंगे तभी ये फोर्स इफेक्टिव होगा। अब एक जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस इससे बहुत दूर जाएगी, तो न्यूक्लियर फोर्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है, पूरा इसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा।
तो चूँकि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उतने छोटे जगह में अगर न्यूक्लियस आएंगे तो इन पे न्यूक्लियर फोर्स लगने का पूरा चांस होता है। तो इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स, अनलाइक कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ, जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कैचर। अब ये डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज करता है वो नहीं पता। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है जैसे कि कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको इसके बारे में जानना चाहिए वो ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो सेम होता है। जितना फोर्स दो प्रोटॉन के बीच लगेगा उतना ही फोर्स अप्रॉक्सीमेटली दो न्यूट्रॉन के बीच, और उतना ही फोर्स एक प्रोटॉन, एक भाई सब तो न्यूक्लियॉन तो है, तो न्यूक्लियॉन के पेयर बनाओगे तो क्या मिलेगा? 3 पेयर बनेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इन तीनों पर लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो पता चला कि भाई चार्ज वार से सब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के बीच भी लग रहा है, प्रोटॉन्स के बीच भी लग रहा है, यानी कि चार्ज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स ऑन स्पिन। जो न्यूक्लियॉन्स की स्पिन होती है, जैसे हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वैसे यहाँ भी होती है +½ एंड -½ तो ये चार्ज पर तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियॉन्स के स्पिन पर डिपेंड करता है। ध्यान से बात को समझना, क्वेश्चन बनते इससे। अब कैसे डिपेंड करता है? तो जहाँ पे सेम स्पिन होती है, जहाँ पे अगर सेम स्पिन होगी तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है। और जहाँ मतलब प्लस या माइनस को सेम स्पिन कहते हो। और अगर जहाँ पर अपोजिट स्पिन वाले तुमको न्यूक्लियॉन्स अगर मिले तो अपोजिट स्पिन वाले न्यूक्लियॉन्स में ये फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या हो जाती है? मिनिमम। तो स्पिन पर डिपेंड करेगा। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये इट इज़ नॉट अ सेंट्रल फोर्स। नॉट अ सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये काम करना बंद कर देगा। और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है दिस इज अ सैचुरेटेड फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी न्यूक्लियॉन में, किसी भी न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियॉन सारे न्यूक्लियॉन पर फोर्स नहीं लगाता, ये अपने से कुछ अगल बगल वालों पर ही फोर्स लगाएगा। अगर एक बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस है और कहीं एक न्यूक्लियॉन है और कहीं उस न्यूक्लियस के दूर एक कोई न्यूक्लियॉन है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, इन पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही ये फोर्स काम करेगा। एक न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट सभी न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर साइज़ बहुत बड़ी होगी और दो न्यूक्लियॉन बहुत दूर हो जाएंगे तो उनका इंटरेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती न्यूक्लियर फोर्स की, जो हमको अगर पता होगा तो हमको आगे पढ़ने में समझने में अच्छी बात होगी, आगे हम लोग चीज़ों को अच्छे से कर सकते होंगे। ठीक है, तो जल्दी से कर लो, फिर हम लोग चलते हैं मास डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की बात भी कर लेंगे जल्दी। तो आगे चलते बच्चों, और हम लोग दो चीज़ अभी और पढ़ेंगे, एक मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। देखो ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, टॉपिक बहुत छोटे हैं, बस उसको सीखना है और तो अप्लाई करना है। तो बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, इसके बहुत टू द पॉइंट बात कर रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी फ़िलहाल जो हमें पास वक्त है, उस वक्त में हमको बस ये सीखना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स फिजिक्स है, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत वक्त चाहिए। इसलिए हम लोग फ़िलहाल सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पूरी कहानी सीखने के लिए आगे तो बहुत कुछ पढ़ना हम लोग को है ही है। तो अगली कहानी जो हम लोग आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो ये होता है
मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा। ठीक है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब ये क्या होता है इसको तो समझ लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले एक बात तुमको बता दूं कि किसी भी न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी का बड़ा लफड़ा होता है। न्यूक्लियस का स्टेबल होना एक बहुत बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो देखने से लगता है कि यार बड़ा ही अनस्टेबल है ये। क्योंकि तुम सोचो ना, अगर मैं कहूँ कि अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है ना, इनमें खूब सारा रिपल्शन काम करेगा। तो एज सच तो पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि यार ऐसा चीज़ जिसमें अंदर पार्टिकल्स भरे हैं और वो पार्टिकल्स साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, स्टेबल कैसे हो सकता है? वो मन में ख्याल आता है। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए जो दूसरा फोर्स होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। जैसे तुमको मैंने बताया कि वो उसको कंट्रोल करता है और टूटने से बचाता है। जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनमें लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। तो अगर हम लोग n/z करें, n/z मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है? 1। जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनकी बात कह रहा हूँ। और जो मिड वेट न्यूक्लियस हैं, जैसे अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेकर के 80 तक जो मिड रेंज में आते हैं, इनके लिए n/z की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। इसको समझना आसान सा है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी और प्रोटॉन की संख्या जब कम हो जाएगी तो रिपल्शन भी कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा से और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो लगभग 50 से 80 जो एटॉमिक नंबर के, ये मैं ए लिख रहा हूँ, सॉरी ये Z होगा, तो 50 to 80 एटॉमिक नंबर की जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें a/z A1 से ज़्यादा होता है। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या एक प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। छोटे में लगभग 1 के बराबर होते हैं। जैसे आयरन में कहो तो आयरन के एलिमेंट में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से लगभग 20% ज़्यादा होता है, तो वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन इसका एक बहुत ख़ास पहलू ये भी है कि न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती नहीं है, एक पॉइंट के बाद घटने भी लगती है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हर न्यूट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है क्या? साइज़ तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन न्यूट्रॉन अपने आसपास के कुछ न्यूट्रॉन से ही इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। तो जो पेयरिंग होगी वो हर न्यूट्रॉन के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा, कुछ ही के साथ कर पाएगा और न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या होगी? कम हो जाएगी। इसीलिए 82 के बाद, 82 या 83 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि जहाँ a/z की वैल्यू, n/z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 है वो स्टेबल होंगे, और शुरू के जो मिड रेंज है 50 to 80 में जहाँ n/z मोर देन 1 होता है वो भी स्टेबल है। लेकिन इसके बाद अगर न्यूट्रॉन की संख्या बहुत बढ़ती है तो पेयरिंग न होने के वजह से, न्यूक्लियर फोर्स इक्वली न लगने के कारण ये अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ से फिर रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत होती है। तो ये एक छोटी सी बात का ध्यान रखोगे तो तुमको और आसानी होगी। अब चलते हम लोग मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की कहानी क्या होती है। देखो सुनो, बात को सुनोगे समझोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा और तुमको इसको पढ़ने मज़ा भी आएगा। देखो होता क्या है कि मान लो मैंने कहा कि एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमको पढ़नी है जिसको कहते हैं बेटा, जो एग्ज़ाम में आता भी है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं वो हमको देखना होगा। जैसा मान लो मैंने कहा बेटा ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसमें Z प्रोटॉन है और मास नंबर इसका है A। तो देयरफॉर
नंबर ऑफ, अगर मैं न्यूट्रॉन्स पूछूं तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, a माइनस जेड कर दीजिए। तो a माइनस जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या हो गई है। तो z प्रोटॉन है और a माइनस जेड न्यूट्रॉन है। अब हम करते क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मिलाया और इनको ला करके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो हमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे नहीं थे, पहले अलग अलग थे, तो अलग अलग न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लिया और मिला करके न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। बात को समझो, जैसे मार्कर है, इसमें 100 पार्टिकल्स हैं, उन 100 पार्टिकल्स को मैंने अलग अलग लिया और मिला दिया तो मार्कर बन गया मेरा। वैसे ही मान लो बेटा ये एक न्यूक्लियस है और इसमें न्यूक्लियॉन्स हैं। इन न्यूक्लियॉन्स को हमने लिया जो कि पहले अलग अलग थे, उनको कलेक्ट करके एक न्यूक्लियस मैंने बना दिया। तो अब जब मैं न्यूक्लियॉन्स को मिला करके एक न्यूक्लियस बनाऊंगा तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो यही सोचूंगा ना कि यार जितना इस न्यूक्लियॉन का, इन न्यूक्लियॉन का टोटल मास है और इन्हीं को मिला करके मैंने ये न्यूक्लियस बनाया है, तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि ये जो टोटल मास यहाँ पर पे है और ये जो टोटल मास यहाँ पर पे है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 प्रोटॉन लिया और 10 न्यूट्रॉन लिया, टोटल कितने हो गए, 20 न्यूक्लियॉन। इस 20 न्यूक्लियॉन को मैं ला करके एक न्यूक्लियस बना दिया, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं तो ये सोचूंगा कि यार जो 20 न्यूक्लियॉन थे, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन, इनका जो टोटल मास है और इनको मिलाकर जो न्यूक्लियस बनाया वो जो मास है वो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस इन्हीं 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन से तो मिलके बना हुआ है। तो कोई भी ये सोचेगा कि यार यहाँ जो टोटल मास है, यहाँ जो टोटल मास है बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी मान लो ऐसा हम करें कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को अलग अलग लेकर के आए, 10 प्रोटॉन लेकर के आए, 10 न्यूट्रॉन लेकर के आए, जस्ट इमेजिन, और एक न्यूक्लियस के अंदर उसको बैठा दें, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो मास होगा न्यूक्लियस का वो इनके टोटल मास के बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसी कमी को बच्चों क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। तो कभी भी तुम न्यूक्लियॉन्स को सेपरेटली अगर लेकर के आओगे और एक न्यूक्लियस के बराबर डिस्टेंस में रख करके उसको स्टेबल बनाओगे तो मास में फ़र्क आ जाएगा, मास में डिफेक्ट आएगा। वही, और ये मास में डिफेक्ट आया कहाँ से, कहाँ गया मास? तो फिजिक्स लोगों ने जिस पर काफ़ी काम किया, देखा, इसको सोचा, इस पर स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत अलग थ्योरी लेकर के आए, तो लोगों ने बताया कि भाई जो मास में जो डिफेक्ट है, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। ये मास कहाँ गया, ये मास एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो एनर्जी इस न्यूक्लियस के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। क्यों हेल्पफुल होती है? क्योंकि वो एनर्जी इस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, बाउंड करके रखती है। इसलिए उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा हिंदी में कहते हैं। तो मास डिफेक्ट से ही बाइंडिंग एनर्जी का जन्म होता है। न्यूक्लियॉन्स आए, न्यूक्लियस बन गया और मास में कुछ लॉस हो गया, वो लॉस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वही एनर्जी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, बाउंड करके रखा। तो क्यों हम कहें कि ये मास डिफेक्ट न्यूक्लियस के लिए ख़राब है? अच्छी बात तो है, मास में लॉस अगर हुआ है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है और न्यूक्लियस को बांध के रखे हुए हैं। तो मास डिफेक्ट हम लोग कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो ऐसे करेंगे, मान लो इसका जो टोटल मास है बच्चों mn है इस न्यूक्लियस का, तो मास डिफेक्ट, और मैं अगर ये मान लो कि एक प्रोटॉन का मास अगर मान लूँ मैं लेट अस कॉल्ड mp और एक न्यूट्रॉन का मास मान लो मैं mn कह दूँ, तो मास डिफेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू z इंटू mp कर दिया। z इंटू mp मतलब एक प्रोटॉन का मास mp है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, z, तो पूरे प्रोटॉन का मास कितना होगा, z इंटू mp प्लस a माइनस z इंटू mn कह सकते हैं। a माइनस z न्यूट्रॉन की संख्या है और एक न्यूट्रॉन का मास है mn,
तो न्यूट्रॉन का टोटल मास कितना होगा, mn इंटू ए माइनस है। तो ये मास होना चाहिए, बात को समझना, ये मास होना चाहिए। इतने प्रोटॉन लाए, इतने न्यूट्रॉन लाए तो उन्हें जोड़ दिया, तो इतना मास होना चाहिए, लेकिन मिला कितना, मिला mn। और ये mn जो वैल्यू होगी इनके टोटल मास से थोड़ा सा कम होगी। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए इसमें mn को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर वैल्यू आ गई, मान लो बच्चों, डेल्टा m। तो वही डेल्टा m क्या कहलाएगा, द मास डिफेक्ट। और यही मास डिफेक्ट किस में चेंज करेगा, बाइंडिंग एनर्जी में। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। जो मास डिफेक्ट यहाँ से निकाला वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा बाय दिस फेमस फॉर्मूला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो पहले मास डिफेक्ट निकाल लोगे, फिर एनर्जी में कन्वर्ट कर दोगे। हालांकि ये तो सिंबॉलिकली बता रहा हूँ, ऐसे करेंगे नहीं, हम तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। एक एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास डिफेक्ट में कितना बाइंडिंग एनर्जी हमको मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे काम का होता है वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं होता है, हमारे काम का होता है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब जितनी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है ना, उसमें न्यूक्लियॉन की संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालना चाहो, तो ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी तुमने निकाली है डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से क्या कर दोगे बच्चों, भाग दे दोगे। तो इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और यही बड़ा एक काम का चीज़ होता है। जब हम लोग न्यूक्लियस के अलग अलग न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर के बीच। हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम लोग उस ग्राफ से स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, कहाँ के बाद स्टेबिलिटी कम हो जा रही है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होना चाहिए कि न्यूक्लियस हमारा स्टेबल हो सके। ये सब तमाम चीज़ें हम लोग को यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये अक्सर करके एग्ज़ाम में आता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अल्फा पार्टिकल का निकाल के बताओ क्या होगा। फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कैलकुलेट मास डिफेक्ट। ठीक है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बंधन ऊर्जा क्या होता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होता है, तमाम चीज़ों से पूछी जाती है। तो ये अगर हम समझ जाएंगे तो यहाँ से हमको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो उसको, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज बच्चों स्टॉप करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। हमने तुमसे पहले कहा था कि क्लास, ये जो हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमारे पास जो काम की बात है वही करनी है। टू द पॉइंट बात करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली कंडीशन आएगी और कुछ नहीं करना। बाकी डिटेल में जब पढ़ना होगा तो अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। अभी सिर्फ समझ लो कि हमें सर इतनी चीज़ बताने हैं, इतना तैयार कर रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाए। बस सर का ये एक फ़िलहाल मकसद है अगले 15-20 दिनों के अंदर कि तुम क्वेश्चन करके आ पाओ एग्जामिनेशन से। बाकी पूरा सीखना, कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत पढ़ने पढ़ाने मज़ा भी आता है इसको। ठीक है, बट आज यहाँ स्टॉप करेंगे हम लोग और आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे रेडियो एक्टिविटी कैसे आती है। न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं तो वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का ओरिजिन कैसे हो, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा, ये सब डीके कैसे होता है, इनके डीके से चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट बुक में जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे, काफ़ी दिन से उसके लेक्चर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट एक टॉपिक वहाँ पर बच गया, पोटेंशियोमीटर। उस पोटेंशियोमीटर को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और फिर उसके पूरे एमसीक्यूज़ को एक क्लास में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये हमारा चलता चलेगा। जैसे ही ख़त्म होगा हमारा, हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स पहले फिर बात शुरू करेंगे आगे।
ठीक है। तो आज की क्लास में लोग स्टॉप करेंगे। यहाँ जो बात सिखाई गई उसको अच्छे से देख लो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, कोई कॉन्सेप्चुअल एरर है तो उसको मुझको बताना। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।